हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने शेयर के ऊपर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसे देखा होगा और समझने की कोशिश भी किया होगा, क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी आया है मेल के थ्रू, कुछ उसमें और मैं क्लियर कर दूँ एक बार। तो ये हमारा वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर है शेयर के ऊपर, इसमें मैं शेयर को और थोड़ा सा डीपली डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था कि शेयर एक कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पोर्शन, स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। और अगर इसको वन लाइन डेफिनेशन में फिर से डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल व्हाट? कैपिटल वो चीज, वो या फिर वो अमाउंट जिसको हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, उसे बोलते हैं कैपिटल। अब जब बात हम लोग शेयर की कर रहे हैं तो हमारे पास जो शेयर है उनके दो कैटेगरी मिलेंगे आपको। एक मिलेगा इक्विटी शेयर और एक मिलेगा आपको प्रेफरेंस शेयर। यानी कि हमें दो तरह के शेयर मिलते हैं सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम में। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर में हों। दैट मीन्स वी कैन काउंट ऑल द शेयर as equity share is not counted in a preference share category. Basically in company दो ही टाइप के शेयर इश्यू हो सकते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी और प्रेफरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओनर काउंट होते हैं, इनको ओनर माना जाता है, बट प्रेफरेंस शेयर को कभी भी कंपनी का ओनर नहीं माना जाता है। ये शेयर जरूर खरीदते हैं बट इनको कोई राइट नहीं मिलता है। जैसे इक्विटी शेयर परचेस करने वाला पर्सन मीटिंग अटेंड कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकता है, अपना वोट दे सकता है किसी डिसीजन के ऊपर, बट प्रेफरेंस शेयर को ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इन्हें बस एक अच्छी बात मिलती है या इन्हें एक अच्छा बेनिफिट है प्रेफरेंस शेयर लेने का कि इन्हें एट द टाइम ऑफ पेमेंट प्रेफरेंस दिया जाता है। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब भी कंपनी वाइंड अप होते समय अपना अमाउंट पे करता है होल्डर्स को, उस टाइम इन्हें प्रेफरेंस दे करके सबसे पहले इनको पे करते हैं, फिर जो पैसा बचता है वो इनके पास आता है। यानी कि अगर हम देखें कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट इनको ही देने में खत्म हो गया तो इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये का लॉस भी है। तो इसीलिए कुछ लोग प्रेफरेंस शेयर को परचेज करना अच्छा समझते हैं ताकि उनको डिविडेंड मिलता रहे, और इक्विटी शेयर में तो चांसेस कम होते हैं। और अच्छी समझना चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूं आपको, अगर एक हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई घर में गेस्ट आता है और घर में जो ओनर है, जो मालिक है वो है, तो इक्विटी शेयर घर के मालिक काउंट हो जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर गेस्ट। जैसे हम लोग घर में कुछ बनाते हैं उस टाइम पे तो गेस्ट पहले सर्व करते हैं और मालिक बाद में खाता है गेस्ट के देने के बाद, क्योंकि गेस्ट को कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे रेपुटेशन की बात आती है। सेम वैसे कंपनी में भी हो जाता है, जब डिविडेंड अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं तो प्रेफरेंस को पहले देते हैं और इन्हें बाद में देते हैं। बाकी का जो हमारा ट्रीटमेंट है दोनों में एज यूजुअल होता है। ट्रीटमेंट के टाइम कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। चेंजेस मिलते हैं बिहेवियर पे, चेंजेस मिलते हैं इनके राइट्स पे, चेंजेस मिलते हैं इनके लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। तो इक्विटी शेयर तो हो गया, लेकिन प्रेफरेंस के बाद हमारे पास इनके भी कई कैटेगरीज हैं। वो क्या क्या है? अगर हम लोग इसको और अलग अलग क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मिलता है वो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिखता हूं उसको, प्रेफरेंस शेयर। और एक टाइप होता है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और भी कैटेगरीज है हमारे पास, पार्टिसिपेटिंग,
प्रेफरेंस शेयर, फिर है नॉन पार्टिसिपेटिंग, प्रेफरेंस शेयर। अभी और कैटेगरीज हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ेगा तो हम इसे इरेज कर देंगे। तो कम्युनिटी प्रेफरेंशियल की बात करें तो अगर इस कैटेगरी के शेयर आपके पास हैं तो कंपनी को जब लॉस होता है तो वो डिविडेंड तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि डिविडेंड का नियम है कि जब तक लाभ नहीं होगा हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते, यानी लाभ का अंश नहीं दे सकते। तो जब लॉस होगा तो कहां से लाभ का अंश मिलेगा। लेकिन अगर ये कैटेगरी है आपको तो जिस साल कंपनी को लॉस हुआ उस साल तक कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो कुछ पेमेंट आपको नहीं मिला एज ए डिविडेंड जो कि मिलना चाहिए, ये आपको नेक्स्ट ईयर कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगा तो दोनों साल का मिलाकर मिल जाएगा। अगर 2 साल का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो रहा है कंपनी को, या कंपनी आर अनएबल टू पे द डिविडेंड, तो 3 साल का प्रॉफिट आपको एक साथ मिल सकता है। दैट इज कम्युलेटिव, यानी कि आपका जो डिविडेंड है, जो पोर्शन है वो कम्युलेट हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। पर अगर नॉन कम्युलेटिव है तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, जिस साल प्रॉफिट उस साल डिविडेंड, जिस साल प्रॉफिट नहीं उस साल कोई डिविडेंड नहीं होगा। तो ये डिफरेंस दोनों में है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल अगर आपके पास है या कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग शेयर इश्यू किया हुआ है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो शेयर होल्डर हो गए जिनको प्रॉफिट में एक्स्ट्रा हिस्सा मिल सकता है। सपोज दैट एक प्रेफरेंस शेयर का रेट फिक्स होता है नॉर्मली, मान लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर है ये, तो जितना पैसा मिलेगा उसका 10% आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये डिविडेंड मिल गया आपको, इक्विटी को भी डिविडेंड दे दिया गया, फिर भी प्रॉफिट बचता है अगर तो उसमें आपका हिस्सा मिल सकता है अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, यानी इसमें एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने का चांस बनता है। बट अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है, जो रेट फिक्स है उसी रेट से पैसा आपको मिलेगा, उसी रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड को मैं डिक्लेयर कर दूं एक बार पहले से, तो देखा जाए डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, यानी कि लाभ का वह हिस्सा, वो पार्ट जो कि डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हमने अभी तक 4 पॉइंट डिस्कस किया, हम आगे का पॉइंट देखते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर, फिर इसमें आता है इररिडीमेबल। शेयर्स, फिर इसमें अगला पॉइंट आता है आपके पास कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर, फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है, हिंदी में शोधन बोलते हैं, इसका और कौन सा समझना चाहते हैं तो रिडीमेबल का मतलब होता है रिडम्पशन, यानी कि जिनका हम पैसा वापस कर देंगे। कभी कभी कंपनी क्या करता है ना, शेयर इशू करते समय ये क्लियर कर देता है कि 5 साल बाद हम इसको रिडम्पशन कर देंगे, यानी कि जो आपने पैसा लगाया कंपनी में 5 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी तय है कि 5 साल तक कंपनी आपको डिविडेंड देता रहेगा, ये भी फिक्स है नॉर्मली। तो रिडीमेबल मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इररिडीमेबल का मतलब हो गया इसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, जब तक कंपनी चल रहा है तब तक आपका शेयर पैसा लगा रहेगा। कन्वर्टेबल का मतलब ये हो गया कि आपके पास कभी एक ऑप्शन मिलेगा बीच में, जो या फिर कंपनी बोल सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हम एक इश्यू करेंगे नोटिस जिसके रिगार्डिंग आप अपने शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। यानी अगर आपको कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है और जो 10% प्रॉफिट मिल रहा है आपको लगता है कम है, मुझे मालिक हो जाना चाहिए, तो अगर आपने ये शेयर लिया हुआ है तो आपको ये एक ऑप्शन मिल सकता है कि आप एप्लीकेशन दे करके अपने इस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नियम ये है कि आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल होना चाहिए, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल है तो आप लाइफ टाइम कंपनी प्रेफरेंशियल रहेंगे।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपके पास इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, आप कभी भी इनसे पैसा वापस ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही टाइप के शेयर्स में उनके पास अधिकार होता है कि अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए, मिस्टर ए है, ए के पास इक्विटी शेयर अवेलेबल है, उसने अब तक 5 लाख रुपए लगा करके शेयर खरीदा है और अब उसको पैसे की जरूरत है, तो जरूरी नहीं है वो कंपनी से पैसा मांगेगा, वो मार्केट में इसके परचेजर को फाइंड कर सकता है। इसके लिए हमारे पास स्टॉक मार्केट अवेलेबल है। स्टॉक मार्केट के थ्रू जो बायर्स हैं उनको ये चाहे बी को सेल कर सकता है, सी को सेल कर सकता है, डी को सेल कर सकता है, व्हाटएवर जिसको चाहे उन्हें सेल कर सकता है। इसके पास फुल राइट है शेयर करना, सेल करने का। यानी कि जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आपके पास चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, आप उसको एनी टाइम सेल आउट कर सकते हो मार्केट में। और एक अच्छी बात यह है, उस टाइम आपको मार्केट रेट से पैसा मिलेगा। यानी कि जो 5 लाख लगाया गया था, हो सकता है जिस कंपनी ने पैसा लगाया वो कंपनी अच्छी है और अच्छा ग्रोथ कर रहा है कंपनी, यानी कि उसके शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ते ही प्रॉफिट वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि जो 5 लाख का शेयर है वो 6 लाख का भी हो सकता है मार्केट में। यानी आप 1 लाख आप मोटे प्रॉफिट कमा लेंगे, डिविडेंड की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इस तरीके से आज के डेट में मार्केट भी होता है, लोग खरीदते और बेचते रहते हैं, जिससे कि वो बीच बीच में पैसा कमाते रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी वो मार्केट फ्लक्चुएटर है, यानी वो मार्केट पैसा लगा करके निकाल करके अपना प्रॉफिट बनाते रहते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये एक अलग से वीडियो चला जाएगा, तो मैं वहां से वापस आता हूँ और वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग। तो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, आप उनको इजीली सेल आउट करके पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो उसी कंपनी बने रहे तो आपको केवल टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन डिविडेंड देना और ना देना वो कंपनी के हाथ में है। दोनों ये शेयर होल्डर कभी भी कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते प्रॉफिट के लिए, और इनके पास ऑटोमेटिक राइट होता है कि प्रॉफिट मिलना ही मिलना है अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो। क्योंकि इनके साथ एक क्लॉज जुड़ा होता है, वो भी परसेंटेज का, कि 10% है, 20% है, 15% है। इस परसेंट के रेट से ही आपको डिविडेंड मिलता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक मिस्टर ई है और इनके पास प्रेफरेंस शेयर है, इन्होंने पैसा लगाया है 2 लाख रुपए और ये 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है, तो जाहिर सी बात है इसका 10% इनको ईयरली प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि 2 लाख का 10% फाइन कर लेते हैं हम लोग। आप देखिए इजीली आपके पास 20,000 आ गया या 20,000 रुपए के साथ कमा सकते हैं। लेकिन नियम ये है कि कंपनी के पास उतना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट दीजिए, हमें डिविडेंड दीजिए। तो ये प्रॉफिट डिक्लेयर करना और ना करना ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग कभी अगर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इन्हें अच्छे से समझेंगे, बिकॉज एक तरीके से कंपनी के कैश मैनेजमेंट का भी काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं अपने शेयर के ऊपर, और आज डिस्कस करते हैं शेयर के बाद शेयर कैपिटल। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बैलेंस शीट बनाना होगा, और उस बैलेंस शीट में कैपिटल एक बहुत बड़ा टर्म है। जिन्हें हम देख लेते हैं कि एक कंपनी में जहां शेयर शो होता है वहां पे कैपिटल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि शेयर कैपिटल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहला कैपिटल होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये अभी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं सॉल्यूशन के टाइम पे। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो कि रजिस्टर्ड कैपिटल माने जाते हैं। इन्हें हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये वो अमाउंट है या ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिलता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी कंपनी हो अपने ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा फंड मार्केट से रेज नहीं कर सकता। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए और मार्केट से तो आपको स्पेशल बजट पास करके अपना ऑथराइज्ड कैपिटल वैल्यू बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद बारी है आपके पास इश्यूड कैपिटल का, यानी कि हम देखते हैं क्या इश्यूड कैपिटल। ये वो वैल्यू है जो कंपनी मार्केट में पैसा लेने के लिए शेयर इश्यू कर रहा है। जरूरी नहीं है जितने कैपिटल वो सारे के सारे इश्यू किए जाए। फिर हमारे पास आता है अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड
कैपिटल। फिर हमारे पास आता है, अगर अनिश्चित के बाद हम बात करते हैं तो बात आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल। फिर हमारे पास अब सब्सक्राइब के बाद हमारे पास पॉइंट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप के बाद हमारे पास आएगा पेड अप। जब कॉल कर रहे हैं तो पेड अप कैपिटल भी आएगा, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हम कर सकते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल। इसके बाद हम 7 पॉइंट देख सकते हैं पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसके बाद हमारे पास और भी टाइप मिल सकते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो इस तरीके से हमारे पास 7 to 8 पॉइंट्स हैं जहां पे हम डिफरेंट टाइप के कैपिटल दे सकते हैं। रिजर्व कैपिटल है। अब अथराइज कैपिटल, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट एक कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है जिसके पास सपोज दैट 10 लाख शेयर्स हैं, यानी इसकी जो टोटल कैपिटल वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए इनके पास 10 रुपए वाले शेयर हैं, तो ये इनके पास 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, यानी कि ये कंपनी मार्केट से 1 करोड़ से ज्यादा फंड रेज नहीं कर सकता। अब ये कंपनी के हाथ में होता है कि वो कितना फंड रेज करता है। अथॉराइज का मतलब होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो अच्छा, वो डिसाइड कैसे होता है? वो कंपनी के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। कोई कंपनी छोटे लेवल पे काम करना चाहता है, कोई कंपनी बड़े लेवल पे काम करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का ले लीजिए। अब रिलायंस एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काउंट हो रहा है, एक अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इस कंपनी को नया प्रोडक्ट लगाना होगा तो 1-2 करोड़ से काम नहीं चलेगा, इनको कई करोड़ रुपए चाहिए, या हम कह सकते हैं इनको अरबों रुपए जा सकते हैं। तो ये उस वैल्यू के बेस पे कैपिटल अथराइज कर सकते हैं, क्योंकि अथराइज कैपिटल का जो लिमिटेशन है वो गवर्नमेंट को कोई लिमिटेशन नहीं है, कंपनी ने को कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने नीड के बेसिस पे अथराइज कैपिटल डिफाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमें 1 करोड़ शेयर पैसा लगाना है, तो मेरे पास 10 लाख के क्या हो गए? शेयर्स हो गए। अब 10 लाख के हमारे पास शेयर्स हैं। कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो सारा पैसा अभी ले ले, या कुछ पैसा बाद में मांग सकता है। तो मानो 10 लाख के शेयर में से कंपनी ने केवल 6 लाख का शेयर मार्केट में इशू किया है, उसने 4 लाख छोड़ दिया कि हम जब कभी जरूरत पड़ेगा तो दोबारा इशू कर देंगे। तो 6 लाख के शेयर इशू कर दिया। अब 6 लाख के अगर शेयर इशूड हो गए तो कितने अनइशूड कैपिटल हो गए? वो हो गए बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों का बैलेंस निकाल के 4 लाख रुपीज क्या हो गए इनके पास? 4 लाख के शेयर। हम रुपीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स की। तो 10 लाख शेयर अथराइज हो गए, 6 लाख इशू कर दिए गए थे, तो 4 लाख के अनइशू कैपिटल बच जाएंगे। अब बारी है इशू के बाद सब्सक्राइब कैपिटल की। तो जितना हम इशू करते हैं ये पब्लिक का कॉल होता है कि वो कितना डिमांड कर रहा है। कभी कभी पब्लिक ज्यादा शेयर मांगता है, कभी कभी कम मांगता है। यानी कि हम 6 लाख इशू किए, क्या पता कंपनी बहुत अच्छी है और लोगों ने सोचा कि इस कंपनी का शेयर मार्केट में आया है, सभी खरीदने चलते हैं वहां पे, तो क्या होगा? 6 लाख की जगह 7 लाख 10 लाख तक का डिमांड आ सकता है। बट सब्सक्राइब का मतलब हो गया कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि हमें शेयर चाहिए। बट एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 6 लाख का ही सब्सक्राइब मान लिया जाएगा इसको, तो 6 लाख का सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, यानी कि कंपनी का ही शेयर बिक गया। अब ऑर्डर की बारी है। मैंने कहा 10 रुपए वाले शेयर हैं, इसका मतलब एक शेयर पे 10 मांग करके 7 लाख पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर के बाद फिर कंपनी के पास ऑप्शन है, जैसा कि मैंने लास्ट डे बताया था अपने पिछले लेक्चर में, कंपनी 10 रुपए 4 कैटेगरी में मांग सकता है। एक एप्लीकेशन के ऊपर, फिर अलॉटमेंट के ऊपर, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे। यहाँ मान लीजिए हम 2 पे मांगे, यहाँ 3 पे मांगे, फिर 2 मांगे, फिर 3 मांगे, ये रुपीज हमारे हैं। ओके, अगर हम फिर इशू के बाद और क्लियर कर लेते हैं। अगर 10 रुपए वाले शेयर हैं
क्योंकि शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और 10 रुपए को अगर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दे, एक एप्लीकेशन वैल्यू है जिनपे 2 मांग सकते हैं, एक अलॉटमेंट वैल्यू है जिनपे हम लोग 3 मांग सकते हैं, फिर फर्स्ट कॉल होगा जिनपे 2 मांगेंगे और फिर आपके पास एक सेकंड कॉल होगा जो भागा हो सकता है जिनमें 3 मांगेंगे। तो 10 को मांग लिया हमने पूरा पूरा पैसा। अब कंपनी के पास ऑप्शन है या तो केवल वो इन तीनों को मांग लेगा तो कॉल्ड अप कैपिटल आ जाएगा, यानी कि 2 4 3 7 रुपए, यानी कि फर्स्ट से 7 रुपीज को कॉल्ड अप हो जा रहा है तो ये 7 रुपीज का कॉल्ड अप मान लिया जाएगा और अनकॉल्ड अप कितना हो गया, जो वैल्यू बच गया, जो क्या है वैल्यू रिमेनिंग है, यानी कि ₹3 का हम लोग मान लेंगे अनकॉल्ड। यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको? फिर भी कोई डाउट होगा तो आप क्वेरी कीजिएगा। अब बारी एडेड कैपिटल की। जितना कॉल किया गया जरूरी नहीं है कि सभी पेमेंट ही हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एज ए इन्वेस्टर हैं, आज मैंने शेयर के लिए डिमांड कर दिया कि हमें शेयर खरीदना है, हमने एप्लीकेशन अमाउंट जमा भी कर दिया, बट बाद में क्या होता है कि हम पे नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम पे पैसा हमारे पास सपोज नहीं है, कोई ट्रेजेडी हो गया घर में या फीस देना पड़ गया या घर में शादी हो गया, पैसा खर्च हो गया तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पे कितना पेड हुआ वैल्यू, जो वैल्यू पेड होगा उसको बोलेंगे पेड कैपिटल। सपोज कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया, यहां देखा जाए तो हमने 6 7 42 यानी कि ऑलमोस्ट 42 लाख का डिमांड किया गया, लेकिन 42 लाख में से केवल 40 लाख ही रिसीव हुआ, बाकी का 2 लाख रुपया रिसीव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जिसने लिया होगा ये शेयर उसके बाद पैसा ही नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि कंपनी आज आप खरीदो आज ही मांग ले पैसा आपसे, कॉल पर टाइम फिक्स होता है। ये जो मैंने आपको स्लॉट बताया है ये जरूरी नहीं है कि एक दिन सारा स्लॉट हो जाए, ये आज आ गया, 1 महीने बाद ये मांग सकते हैं, 2 महीने बाद ये मांग सकते हैं, ये कंपनी को डिपेंड करता है कैसा कम मांगा गया है। लेकिन हाँ, जब मांगा जाएगा तब तक आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो पेड कैपिटल में काउंट नहीं होगा। अब बारी रिजर्व कैपिटल की। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल सेक्शन होता है जो कॉल्ड अप नहीं है, हमने 3 पे नहीं मांगे, कितने पे 6, हमने 6 इश्यू किए थे, 6 लाख पे 3 रुपीज को कॉल नहीं किया गया है, 6 से 18 लाख का हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। और ये वो सेक्शन होता है जो कंपनी ऑलमोस्ट अपने वाइंड अप के टाइम पे मांगती है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा रिजर्व कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो रिजर्व में रखा गया है इमरजेंसी के लिए, और वो इमरजेंसी वाइंड अप के टाइम पे ज्यादा क्रिएट होता है जब कंपनी प्रॉब्लम में हो। नॉर्मली देखा जाए तो इस तरीके से 2 वर्ड आपको मिलते हैं, आपके पास 2 वर्ड टर्मिनोलॉजी मिलेंगे इसको लेकर के। एक है आपके पास रिजर्व कैपिटल और एक आपके पास कैपिटल रिजर्व। तो प्लीज आप इन दोनों को मैच मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा, दोनों सेम वर्ड नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल वो सेक्शन है जो रिजर्व रखा गया है, क्या है, रिजर्व रखा गया है। क्या रिजर्व रखा गया है, कैपिटल रिजर्व रखा गया है। क्यों? ताकि इमरजेंसी के टाइम पे, वाइंड अप के टाइम पे हम अपने होल्डर से मांग सके, शेयर होल्डर से डिमांड कर सके। बट कैपिटल रिजर्व क्या है, ये ऐसा सेक्शन है, ये एक ऐसा फंड एरिया है जो कि तब जनरेट होता है जब कंपनी कैपिटल एक्टिविटी करती है। कैपिटल एक्टिविटी को हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज कोई कंपनी ने अपना कोई रिवैल्यूएट एसेट्स को मार्केट में सेल कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा मिला, उसको प्रॉफिट मिला, तो वो चूंकि बिजनेस प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि बिजनेस तो किसी और का चलता है, उसने एसेट सेल कर दिया, सेल करने के बाद उसको पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो वो हम कैपिटल काउंट कर सकते हैं। सपोज है इसी शेयर को प्रॉफिट किया गया है, प्रॉफिट जब ये आ गया हम समझाएंगे आपको, उसमें जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया वो कैपिटल रिजर्व है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको तो प्रॉफिट बोल देते हैं, बट कैपिटल ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कैपिटल रिजर्व। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ शेयर और शेयर कैपिटल डिस्कस कर दिया। ये वीडियो फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था,
जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इनका एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो शेयर कैपिटल टॉपिक है, जो चैप्टर शेयर है, ये टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया है, जिसमें से क्लास 12 में से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और जब ये सब्जेक्ट बीकॉम में आता है टॉपिक, तो बीकॉम में भी फाइनल ईयर में ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं। और अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा मार्क्स गेन करने में, क्योंकि इन पे एंट्री वाइज नंबर मिलते हैं। इसमें एंट्रियां ही करनी पड़ती है, ज्यादातर एंट्री करनी होगी, परीक्षा बनाना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा इसमें। तो आप वेट करिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, जिसपे कि हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ओके।